नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार स्वामी आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का सिलेबस हम इस चैनल पर लगातार आपके सामने रख रहे हैं और आपके सामने हमने नोट्स पेपर से कोशिश की है कि ये सिलेबस आप तक पहुंचाया जाए। लेकिन जैसे ही संसाधन हमने जुटाए हैं, कुछ कोशिश की है, तो अब आगे की जो क्लासें आपके सामने होगी वो बोर्ड पर हम पढ़ेंगे। और जो चैप्टर हमने आपको नोट्स पेपर पर करवाए हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि वो रिवीजन के दौरान कुछ क्लासें मैं डालूँगा, तो आपको मैं दोबारा उनसे जो संबंधित जो टॉपिक है वो दोबारा क्लियर करवा दूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि लगभग मैंने करवा दिया था, लेकिन कुछ बच्चों ने पूछा है कि सर हम लगातार आपके साथ क्लास अटेम्प्ट करें तो इसके लिए कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें। तो मैं उनको बता देना चाहूँगा कि आपको चैप्टर जो स्टार्ट करना है वो चैप्टर होगा अपना चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है विद्युत धारा। यानी 5वां चैप्टर आप मेरे साथ क्लास में लगातार पढ़ सकते हैं। ठीक है, बचे हुए 4 चैप्टर हैं वो आप कोशिश करें, समझ में आ जाएंगे आसानी से, और नहीं समझ में आता है तो मैं दोबारा उसको क्लियर करवा दूंगा। लेकिन 5वां चैप्टर आप यहाँ से कंटिन्यू पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर दूसरी यूनिट स्टार्ट हो चुकी है आपकी फिजिक्स की। पहली यूनिट में 4 चैप्टर थे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थे, यानी स्थिर वैद्युतिकी के थे, जो हमने कंप्लीट कर लिए। और ये दूसरी यूनिट है, इस यूनिट में आपके सामने 2 चैप्टर हैं। ठीक है, फिर एक बात ये भी है कि ये एक ऐसा चैप्टर है, बेसिक पार्ट है, जो कक्षा 10 में आप लोग लगातार आपने पढ़ा भी है कक्षा 10 के दौरान विद्युत धारा के बारे में, तो ये आसानी से आपके समझ में आने वाला चैप्टर है। तो इसके बाद कंटिन्यू से हम लगातार चैप्टर का अध्ययन करते जाएंगे और आपको समझ में आते जाएंगे। बस आपसे मेरा ये अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, बहुत सारे बच्चे अभी तक इस बात से परिचित नहीं हुए हैं, उनको पता नहीं है कि चैनल चल रहा है, और वैसे बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि मैं क्रमबद्धता से मेरे उन सभी स्टूडेंट्स के पास सिलेबस पहुंचाऊं, और जो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, इसके अलावा बाकी और जो भी ज़रूरतमंद बच्चे जिनको अभी तक इनके बारे में सूचना नहीं मिली है, उनके पास भी ये मैटर पहुंचे, ताकि वो अपना अध्ययन लगातार जारी रख सकें। तो आपसे ये अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को प्लीज़ शेयर करना, और प्रत्येक बच्चे को जो पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, जो कक्षा 10-12 विशेष करके इनका बोर्ड क्लासों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको इस चैनल के बारे में आप जरूर बताएं। ठीक है, चलो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, विद्युत धारा। अब देखो विद्युत धारा होती क्या है। वैसे तो आपको परिभाषा पता है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि क्लास 10 में चैप्टर की शुरुआत होती है तो पहली लाइन ही आती है कि विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, देखो हमारा टारगेट ये नहीं है कि वो परिभाषा जो पढ़नी है तो हम पढ़ेंगे, कोई उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं कि धारा कैसे क्या परिभाषा है, वो तो नॉर्मल आप जानते ही हो कि आवेश प्रवाह की दर। ठीक है, ये आप पढ़ते हो कि सर धारा क्या होती है, आवेश जब बहता है, ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब देखो यहां एक शब्द आया दर। दर क्या होगा कि चार्ज, ये जो चार्ज है, चार्ज फॉलो हो रहा है, बह रहा है, जैसे पानी बहता है। ठीक है, जैसे पानी बहता है वैसे चार्ज बह रहा है, और वो चार्ज किस में बह रहा है। ठीक है, ये एक प्रश्न बनता है कि ये चार्ज किस में बह रहा है, और दर का मतलब टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, जहां पर भी ये शब्द मिलता है ना आपको की दर, तो वहां आप समझ जाना कि वहां जो भी भौतिक राशि है उसका समय के अनुसार परिवर्तन है। ध्यान देना, क्योंकि मैं कुछ एक पॉइंट ऐसे लेके चलूंगा। देखो पढ़ाने को अपने पढ़ते हैं, क्लासें लेते हैं, लेकिन जो क्लासें हम लगातार देखना शुरू हो जाते हैं, वहां से कुछ आपको हिंट कैच करनी बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। तो मैं कुछ एक पॉइंट की हिंट बताऊंगा, वो आप लगातार कैच कर लेना। ठीक है, तो प्रवाह की जो दर है, बात आ रही समझ में, प्रवाह की दर, की दर का मतलब क्या होगा, की दर का मतलब यह होगा कि प्रति सेकंड या समय के अनुसार आवेश जो बह रहे हैं उसमें किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। बात आ रही समझ में,
उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा। तो अब बात यह आती है कि ये चार्ज किस में फॉलो हो रहे हैं, किस में बह रहे हैं। ठीक है, आवेश अपने को गति करवाना है, आवेश जब बहेगा तो धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, अब ये चार्ज किस में प्रवाहित हो रहे हैं और फिर ये आवेश क्या है, कौन सा चार्ज है। अब आवेश के बारे में अपना फर्स्ट फिजिक्स का पहला चैप्टर आता है आवेश के बारे में। तो पहला चैप्टर आप वैसे मैंने करवा दिया है, क्रमबद्धता से वो वीडियो है, ज्यादा आपको कोई परेशानी नहीं होगी, वो टॉपिक आपके समझ में आ जाएंगे आसानी से। लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर पूछना। ठीक है, मैं एक बार फिर से चर्चा करता हूं यहां पर कि जो चार्ज है ना, आवेश, वो ध्रुवता के आधार पर, ध्रुवता मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सिस्टम के अकॉर्डिंग चार्ज दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 पॉजिटिव और नंबर 2 नेगेटिव चार्ज। पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव बोले तो धनावेश, नेगेटिव बोले तो ऋणावेश। और धनावेश में जो कण हम पढ़ते हैं, यानी जो मुख्य कण है, उसका नाम होता है प्रोटॉन, और ऋणावेश में जो मुख्य कण होता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आवेश दो प्रकार के हो गए, धनावेश और ऋणावेश। तो बात आती है कि धारा प्रवाह में जो आवेश बहेंगे वो दो प्रकार के हैं, प्रोटॉन भी प्रवाहित हो सकता है और इलेक्ट्रॉन भी प्रवाहित हो सकता है, यानी गति कर सकता है। लेकिन बात यह आ गई कि ये चार्ज बहना चाहिए, गति करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं चार्ज की जो बाउंडेशन भी होती है कुछ, यानी चार्ज आपको ये नाम भी देखने को मिलेंगे आवेश के संबंध में। एक नाम ये देखने को मिलेगा आपको जिसे बद्ध आवेश कहते हैं, और एक नाम ये देखने को मिलेगा आपको जिसे मुक्त आवेश कहते हैं। अब देखो मैंने यहां पर दो नाम लिखे हैं, ये तो ध्रुवता के आधार पर वर्गीकरण हो गया। ठीक है, इस पर तो आप कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं, तो नॉर्मल आप जानते ही हो। लेकिन ये बात भी आपने पढ़ी भी होगी, केमिस्ट्री में भी ये बातें आ जाती है और फिजिक्स के अंदर भी इस चैप्टर का ही हिस्सा है, मैं बता देना चाहता हूं। और वैसे पीछे भी तीसरा या जो चौथा चैप्टर है, शायद चौथा चैप्टर है, उसके स्टार्टिंग में भी मैंने इसके बारे में आपको डिटेल बताई है। उसके लिए आपको वीडियो मिल जाएंगे अपने इस चैनल के अंदर, और वीडियो वैसे मैंने आपको तरीका भी बता दिया देखने के लिए। ठीक है, ज़्यादा आपको इसमें उलझने की कोशिश नहीं है करना, क्योंकि आप करोगे क्या, जैसे ही होम पेज चैनल का आप ओपन करोगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर कक्षा 12 फिजिक्स के आपको टोटल वीडियो मिलेंगे, उसमें हमने फोल्डर बना रखे हैं, तो कक्षा 12 के वीडियो आप वहां से देख सकते हैं, और चैप्टर वाइज आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो वहां ये शायद 4 नंबर चैप्टर का स्टार्टिंग में आपको पहला या दूसरा वीडियो है, वो बद्ध आवेश और मुक्त आवेश के बारे में वहां पर मैंने डिटेल करवा रखी है, वो आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन फिर भी थोड़ा मैं बता देता हूं। बद्ध आवेश वो होता है जो चार्ज बाउंड होता है। बाउंड मतलब बंधा हुआ। अब ये किस से बंधा हुआ है, किसी एनर्जी से बंधा हुआ है, किसी फोर्स से बंधा हुआ है, वो तो डिपेंड करेगा उस चार्ज पर कि वो चार्ज कहां बंधा हुआ है। ठीक है, तो वो चार्ज जो बंधा हुआ है वो बद्ध आवेश कहलाएंगे। ठीक है, और जो चार्ज फ्री है, मतलब जो घूम सकता है आराम से, अगर आप उनको एनर्जी दोगे तो वो आपके साथ घूमेंगे। वो अगर आप ऊर्जा दोगे और उनको गति करवाना चाहोगे तो वो बिल्कुल गति करेंगे। तो वो जो चार्ज होंगे उन चार्ज को मुक्त आवेश कहेंगे, यानी बिल्कुल फ्री चार्ज है, फ्री है, आप इनको ऊर्जा दो आराम से गति करेंगे। तो ये बात तो यहां पर कंफर्म हो चुकी है कि आवेश, देखो किसी भी चैप्टर को क्लियर करने के लिए उसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी होता है। और मैं तो ये मानता हूं हमेशा कि जो चैप्टर का नाम है ना, उसकी आप व्याख्या करो पहले। ठीक है, जब आप चैप्टर की जो हेडिंग है, चैप्टर का जो नाम है, उसकी अगर व्याख्या करने के लिए आप उसकी गहराई में जाओगे तो लगभग चैप्टर के जो पॉइंट है, यानी जो भी उस चैप्टर में फंडा है, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मुक्त आवेश, ये तो कंफर्म हो चुका है कि मेरे को चाहिए आवेश का प्रवाह, और आवेश को प्रवाहित करवाने के लिए मेरे को बाउंडेड चार्ज से कोई मतलब नहीं है भाई। बाउंडेड चार्ज गति नहीं करेगा, यानी जो चार्ज मेरा सहयोग करने वाला है वो है मुक्त आवेश। बात समझ में आ गई, यानी मुक्त आवेश गति करेगा, ये तो कंफर्म हो चुका है। अब बात ये बनती है, ठीक है, कि ये मुक्त आवेश जब चार्ज दो प्रकार के हैं तो ये मुक्त आवेश पॉजिटिव है या नेगेटिव। प्रश्न ये बनता है कि मुक्त आवेश पॉजिटिव है या नेगेटिव, मतलब मुक्त प्रोटॉन है या मुक्त इलेक्ट्रॉन।
अब कुछ बात शायद आपके दिमाग में आ रही होगी, क्योंकि जैसे मैंने ये नाम जोड़ा है ना मुक्त, तो मुक्त प्रोटॉन है या मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हमें देखना है कि चार्ज कैसा होना चाहिए, मुक्त प्रोटॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मैं इसके लिए भी आपको थोड़ी सी कुछ एटम की जो संरचना है उसके बारे में चर्चा करता हूं। जैसे कोई भी पदार्थ होता है, जैसे सपोज करो ये कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई भी पदार्थ है और इस पदार्थ के अंदर जैसे मैंने कह दिया ये एक परमाणु है। जैसे मैं परमाणु के बारे में चर्चा करूं तो मैंने कह देता हूं, जैसे मैं परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक, परमाणु की संरचना ये भी अपना चैप्टर है। तो परमाणु के अंदर होता है ये नाभिक, और नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये परमाणु की स्ट्रक्चर होती है। परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते भी हो। और उन कक्षाओं में, निश्चित कक्षाओं में निश्चित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ये पहली कक्षा है तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं निश्चित, इसी प्रकार दूसरी कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होता है वो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। मैं फिलहाल यहाँ केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने की बात कर रहा हूँ। तो आप इस कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना, वो चीजें आप केमिस्ट्री में क्लियर कर लेना कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। वैसे आप इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण पढ़ते हो ना, 2, 8, 18 जो भी पढ़ते हो, तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन इस कक्षाओं में बंटे हुए रहते हैं। लेकिन यहाँ हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को कि नाभिक, परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ये जो नाभिक है ना, अब थोड़ा ध्यान देना इस पॉइंट के ऊपर। इस नाभिक के अंदर दो प्रकार के कण होते हैं। पहला जो कण होता है वो होता है प्रोटॉन, और दूसरा जो कण होता है वो होता है न्यूट्रॉन। ध्यान देना थोड़ा सा, इस नाभिक में दो प्रकार के कण होते हैं, पहला कण प्रोटॉन और दूसरा कण न्यूट्रॉन। ठीक है, पहला कण क्या होता है, प्रोटॉन, और दूसरा कण क्या होता है, न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन जो होता है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है। ये प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये न्यूट्रॉन होता है, ये न्यूट्रॉन उदासीन चार्ज है। ठीक है, नाभिक में कितने प्रकार के कण होंगे, दो प्रकार के कण होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन उदासीन चार्ज होता है, यानी न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। एक नया पार्टिकल हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, तो न्यूट्रॉन एक ऐसा चार्ज है, न्यूट्रॉन जिसके पास कोई, न्यूट्रॉन एक ऐसा कण है जिसके पास कोई चार्ज नहीं होगा, इसके पास पॉजिटिव कण होता है। ठीक है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से नाभिक पर हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं। बात आ गई समझ में? तो नाभिक धनावेशित होता है, इसलिए हम कहते हैं नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है। ठीक, अब इस नाभिक के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं इस प्रकार, क्योंकि इस धनावेशित नाभिक ने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव है, इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपने आकर्षण द्वारा, क्योंकि दो चार्ज हो गए, और कूलाम हमें क्या कहता है कि दो चार्ज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है, दोनों चार्ज के बीच में एक बल लगता है जिसे हम कहते हैं कूलाम आकर्षण बल। क्या कहते हो, कूलाम आकर्षण बल कहते हैं। और नाभिक इसमें बड़ा हिस्सा है, नाभिक इस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाभिक शक्तिशाली होता है, पावरफुल होता है, तो ये नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों को बांधे रखता है। ठीक है, और वो कूलाम आकर्षण बल क्या होता है, उसका फॉर्मूला ये पढ़ते हैं हमने, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, ये बल कूलाम बल का सूत्र है जिसमें Q1 Q2 दो चार्ज हो गए और R उन दोनों के बीच की दूरी हो गई। अब जैसे मैं यहां बात करूं तो पहला चार्ज तो मेरा नाभिक हो गया और दूसरा चार्ज हो गया मेरा इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना थोड़ा सा आप लोग इस चीज के ऊपर। तो ये हो गई बीच की दूरी, दिखाई दे रही है आपको, ये बीच की दूरी हो गई। अब इस फॉर्मूले से ये बात क्लियर है कि इसके व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, और यानी
व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, अगर एक मान बढ़ेगा तो दूसरा घटने वाला है। तो यहां अगर r की वैल्यू मैं बढ़ाऊं, r की वैल्यू बढ़ाता हूं तो f की वैल्यू कम होगी, और अगर r की वैल्यू कम करता हूं तो f की वैल्यू बढ़ेगी। ये तो नॉर्मल सी बात है, साधारण गणित है। तो एक बात बताओ आप मेरे को कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के नजदीक है, नाभिक के क्या है, ये नजदीक है, यानी दूरी कम है। दूरी कम है तो नाभिक का जो ये आकर्षण है ये ज्यादा है, नाभिक का आकर्षण क्या है इन पर, ज्यादा। तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा आकर्षण से बंधे हुए हैं। बात तो मैं इतना ही कहूंगा कि मोटे शब्दों में कहूं तो मैं यही कहूं कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के नजदीक है ना, उन पर नाभिक का जो अट्रैक्शन है, नाभिक का जो आकर्षण है वो ज्यादा है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण से बंधे हुए हैं वो सारे बद्धावेश हैं। वो क्या है, बद्धावेश। समझ में आ गई बात मेरी। अब बात आती है अपनी ये प्रश्न, ये तो मैंने नॉर्मल संरचना आपको समझाने की कोशिश की है। अब प्रश्न ये बनता है कि हमें चाहिए मुक्त आवेश, कौन सा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कहां है मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉन कहां पड़ा है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, फिर उसके बाद में आप ये सोचना कि ये जो प्रोटॉन जिस भाग में बैठा हुआ है उसका नाम है नाभिक, और नाभिक में जो भी ये दो कण बैठे हुए ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये नेचर के सबसे मजबूत बल जिसका नाम होता है नाभिकीय बल, प्रकृति का सबसे पावरफुल फोर्स है नाभिकीय बल। यानी ये दोनों पार्टिकल कौन कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रकृति के सबसे मजबूत बल के अंडर में है, मतलब उसके कवर में। इन दोनों कणों को या इस नाभिक को नाभिकीय बल, नाभिक के अंदर नाभिकीय बल होने के कारण ये दोनों कण इससे बंधे हुए हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये प्रकृति का सबसे मजबूत बल है और इस बल ने इन दोनों कणों को बांध रखा है, तो क्या आप प्रोटॉन को यहां से छुड़वा सकते हो क्या? मेरे हिसाब से ऐसा संभव, आसानी से संभव नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन को छुड़वाने के लिए हमें प्रकृति के सबसे मजबूत बल को तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर प्रोटॉन निकलेगा और वो प्रोटॉन मुक्त प्रोटॉन कहलाएगा और फिर वो धारा प्रवाह करेगा। तो ये काम तो थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि इस बल को तोड़ना आसानी से संभव नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप एक चीज तो समझ चुके होंगे कि मुक्त आवेश की बात आएगी तो प्रोटॉन का नाम लेना मेरे हिसाब से तो आसानी से संभव नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन को नाभिक के बंधन से छुड़वाना आसान काम नहीं है। एक बात तो ये, और कई बार किताबों में ये भी लिखा हुआ आता है, ठीक है, ये तो कंफर्म हो चुका है। अब तो आप समझ गए होंगे कि प्रोटॉन अगर नहीं छुड़वा सकते तो फिर गति करेगा कौन, तो फिर दूसरा बच गया इलेक्ट्रॉन। यानी हमारा ये जो मुक्त आवेश है वो इलेक्ट्रॉन होगा, जिसको मैं नाम दूंगा फिर क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये मुक्त शब्द जोड़ दूं, यानी धारा प्रवाह जिनकी वजह से होगा वो कौन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अकेले इलेक्ट्रॉन नहीं, ध्यान रखना, अकेले इलेक्ट्रॉन नहीं, कौन से, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो सब में होते हैं, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन जिन पदार्थों में है वो धारा प्रवाह में योगदान देंगे, ठीक है। अब प्रोटॉन को निकालना संभव नहीं है, ठीक। कई किताबों में यह भी लिखा हुआ मिलता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की अगर द्रव्यमान की बात करें ना, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात, द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉन थोड़ा सा भारी होता है और इलेक्ट्रॉन हल्का होने की वजह से आसानी से गति कर सकता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह में योगदान देते हैं। लेकिन मेन रीजन है मुक्त। अब बात आती है, अब आप सोच रहे हो कि सर इलेक्ट्रॉनों को भी नाभिक ने बांध रखा है आकर्षण बल द्वारा, तो ये मुक्त कैसे हुए, एक प्रश्न ये भी तो बनता है। तो चलो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा जवाब देता हूं। देखो एक बात बताओ मेरे को कि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे हुए हैं, कन्फर्म है, ये आसानी से गति नहीं कर पाएंगे, बाउंड है। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं बढ़ती जाती है, ठीक है, उनकी नाभिक से दूरी भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। नाभिक से दूरी, जैसे ये नाभिक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है तो उस पर बल ज्यादा लग रहा है। अब नाभिक से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाएगी, अब देखो दूरी बढ़ेगी तो फोर्स कमजोर हो जाएगा, दूरी बढ़ेगी तो फोर्स कमजोर होगा, यानी नाभिक का ये जो बल लग रहा है इलेक्ट्रॉनों पर ये कमजोर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है।
और जो बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, इस बाह्य कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से काफी दूरी पर होंगे, यानी नाभिक से अच्छी दूरी पर होने की वजह से उन पर ये जो बल लगता है ये बहुत ही कम लगता है बच्चों। बल बहुत कम बल लगने की वजह से जो बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन सी कक्षा के, मैं यहां नाम लिख देता हूं, बाह्य कक्षा के, बाह्य कक्षा के ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर नाभिक का आकर्षण कम होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ की बाउंड्री के अंदर, इस पदार्थ की बाउंड्री के अंदर आराम से गति करते रहते हैं, इधर उधर गति करते रहते हैं, इसलिए उन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये फ्री घूम रहे हैं और अगर हमने इनको थोड़ी सी ऊर्जा दे दी, किसके लिए, धारा प्रवाह के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित एक ऊर्जा ग्रहण करके गति करने लग जाते हैं, और गति करते हैं तो क्या बहती है, धारा बहती है। बात आई समझ में। तो आज की इस क्लास में आपने क्या पढ़ा कि धारा प्रवाह विद्युत धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर। नंबर 1 बात, आवेश कितने प्रकार के हैं, 2, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की चर्चा की है। फिर इनमें से ये बाउंडेड है या फ्री है, तो बाउंडेड चार्ज करंट फॉलो नहीं करेगा, वो बंधा हुआ है। जो चार्ज फ्री होते हैं, मुक्त आवेश होते हैं, वो ही गति करते हैं। और मुक्त आवेश की जब बात करते हैं तो फिर कौन सी चार्ज की बात करूं, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की। तो प्रोटॉन नाभिक के अंदर बंधा हुआ है, मजबूत बल से बंधा हुआ है, तो आसानी से उसको छुड़वाना आसान काम नहीं है, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन की चर्चा करूंगा। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे इन इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, ठीक है, दूरी बढ़ती जाती है, तो इन पर आकर्षण कम होता जाता है, और आकर्षण कम होने से ये इलेक्ट्रॉन आराम से इधर उधर घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा के होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह में योगदान देते हैं। तो मैं अब एक शब्द बना दूं, क्या, कि धारा आवेश प्रवाह की दर होती है, तो मैं ये भी कह सकता हूं क्या, कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहेंगे। ठीक है, तो देखो धारा का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया है। तो आज की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को ये चीज बताने की कोशिश की है। तो आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये तो कंफर्म हो गया कि धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण चलने वाली है, लेकिन बात ये देखनी है अब हमें ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां से प्राप्त होंगे। ठीक है, कौन से पदार्थों से प्राप्त होंगे, कैसे प्राप्त करेंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में तो हमें प्राप्त करने के लिए थोड़ा आगे और बढ़ना पड़ेगा, इसके लिए हम आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मैं ये बताना चाहता हूं आपको थोड़ी सी समस्या होती है टेक्निकल, इसलिए कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के मैं पर डे, और कुछ बच्चे भी कह रहे हैं कि सर ज़्यादा हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो एक वीडियो अपलोड करूंगा कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का एक वीडियो अपलोड करूंगा पर डे के हिसाब से, तो आप आसानी से पढ़ सकते हो और आसानी से आपके समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, लगातार देखोगे तब समझ में आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करो। ठीक है, ताकि हमारा ये मनोबल, क्योंकि आपका सहयोग हमें उत्साह को बढ़ाता है, हमें काम करने के लिए एनर्जी देता है, और हम अपने बड़े मनोबल के साथ हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हम इसी प्रकार काम करते रहें। जय हिंद, जय भारत।